नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। सुप्रभातम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं हेडलाइन पर। एम्स बिलासपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 750 बेड और आईसीयू बेड की सुविधा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके घर में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है और 1925 में दशहरे के दिन महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसी माह के अंत या नवंबर के पहले। रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को गुट अभी भी आमने सामने। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नवनिर्मित एम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स की आधारशिला साल 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। एम्स 247 एकड़ में फैला हुआ है। 750 बेड वाले इस आधुनिक अस्पताल में 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग है। साथ ही में 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू बेड की भी सुविधा उपलब्ध है। दावा है कि विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और डायलिसिस की सुविधाएं मिल पाएगी। गंभीर रोगों के उपचार के लिए राज्य के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली या पंजाब के प्राइवेट अस्पताल में जाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अमृत फार्मेसी और जन औषधि केंद्र के साथ साथ 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक भी एम्स में बनाया गया है। पीएम मोदी ने बिलासपुर के लहलू मैदान में विजयादशमी पर रणसिंगा फूंककर विजय का शंखनाद किया। पीएम मोदी का सीधा इशारा विधानसभा चुनाव की ओर से रहा। मोदी ने जयराम ठाकुर के कार्यों की सराहना की और उन्हें बधाई दी। बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ साथ मेडिकल डिवाइस पार्क और पिजोर नालागढ़ फोरलेन की आधारशिला रखी गई। मोदी दशहरा महोत्सव में पहुंचे थे और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ जी का और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में मेडिकल पर्यटन की भी संभावना देखी जा रही है। देश दुनिया के लिए हिमाचल आरोग्य व पर्यटन का हब बनेगा। पीएम मोदी चुनावी बेला में मुख्यमंत्री जयराम की पीठ थपथपा के गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी थपथपाया था। देश में आयुष्मान कार्ड से 3 करोड़ लोगों का उपचार हुआ है। कार्ड न होते तो गरीब को जेब के पैसे देने पड़ते। सरकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ माता बहनों व बेटियों को मिला है। मातृशक्ति में सबसे ज्यादा सहनशीलता है। खर्च के डर से उपचार से कतराती थी, उपचार से वंचित रहती थी और 50% लाभार्थी मातृशक्ति है, उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय भी बधाई के पात्र है। हिमाचल में निर्माण कार्य आसान नहीं है। मैदान में 1 घंटे में होने वाले काम को यहाँ 1 दिन लग जाता है। कोरोना के बावजूद एम्स तैयार होकर आज आपके साथ है। ड्रग पार्क हिमाचल की युवा पीढ़ी का उज्जवल भविष्य है। टिकाऊ व मजबूत काम हम लोग करते हैं और हिमाचल वीरों की धरती, मैंने यहाँ की रोटी भी खाई है।
और जयराम जी के राज्य सरकार की टीम ने मिलकर के जो काम किया, आज एम्स मौजूद है, एम्स काम करने लग गया है। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हमने एक और दिशा में आगे बढ़े, दवाओं और जीवन रक्षक टीकों के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हमने एक और दिशा में आगे बढ़े, दवाओं और जीवन रक्षक टीकों के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके घर में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। इस बीच श्रीनगर पुलिस ने भी उनके आरोप पर सफाई पेश की है। प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के संग सुरक्षा समीक्षा बैठक की गई थी। कश्मीर घाटी के बारामुल्ला में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे अमित शाह और इसी को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने नजरबंद का दावा किया था। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर दरवाजे पर लगे ताले का फोटो दर्शाते हुए लिखा, आज गृह मंत्री कश्मीर में सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल सह कार्यकर्ता की शादी के लिए पट्टन जाने के लिए घर में नजरबंद हूँ। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारियों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है तो कोई आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्वीट को रीट्वीट करते हुए श्रीनगर पुलिस ने जवाब दिया है कि श्रीनगर पुलिस ने किसी भी प्रकार की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें दोपहर 1 बजे पट्टन जाने के लिए सूचित किया गया है। उनके द्वारा की गई तस्वीर के गेट के अंदर की है, जिसमें बंगले में रहने वाले निवासियों ने अपना ताला लगाया है। पुलिस की तरफ से कोई ताला या प्रतिबंध नहीं लगाया, वह यात्रा करने के लिए स्वतंत्र थे, ऐसा श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करके महबूबा मुफ्ती को लिखा। नवरात्रि के दौरान घाटी की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार 3 दिन तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे थे। 370 के समाप्ति के बाद केंद्रीय गृह मंत्री की जम्मू कश्मीर की चुनावी उत्साह के बीच अमित शाह की यह यात्रा काफी अहम थी। ऐसी संभावना थी कि कश्मीर दौरे से पहले अमित शाह गुर्जर और बकरवाल समुदाय से मुलाकात भी कर सकते हैं और वहां जनसभा में उन्होंने सभी समुदाय से संबोधित भी किया था। कश्मीर के अगले साल चुनाव हो सकते हैं और इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे का चुनाव से जोड़ा जा सकता है। अमित शाह जम्मू कश्मीर में लगभग गुर्जरों, बकरवाल और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा अमित शाह रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों पर भी माता वैष्णो देवी की मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कल स्थापना दिवस था। 1925 में दशहरा के दिन ही महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। नागपुर के रेशम बाग में संघ का वार्षिक विजयादशमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया था। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या को संसाधन की आवश्यकता होती है। यदि यह बिना संसाधनों का निर्माण किट बन जाता है तो एक बोझ बन जाता है और इसी दृष्टिकोण से इसमें जनसंख्या को एक संपत्ति माना जाता है। हमें दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए जनसंख्या नीति पर काम करने की जरूरत है। संघ प्रमुख ने कहा कि यह एक मिथक है कि करियर के लिए अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में छात्र उच्च संस्कारी अच्छे इंसान बने जो देशभक्ति से प्रेरित हो। यही सबकी इच्छा है और समाज को इसका सक्रिय रूप से समर्थन करने की जरूरत भी है।
विजयादशमी के मौके पर नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उदयपुर की घटना का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने गलत बयानबाजी करने वाले लोगों को भी नसीहत दी थी। भागवत ने कहा कि अभी पिछले दिनों उदयपुर में अत्यंत जघन्य और दिल दहलाने वाली घटना घटी थी। इस घटना से सारा समाज स्तब्ध हो चुका था। पूरा समाज दुखी था और गुस्से में था। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा कि उदयपुर की घटना के बाद मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने भी रोष जताया था। अधिकांश मुस्लिम समाज का यह स्वभाव बनना चाहिए। हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसी घटना घटने पर हिंदू पर आरोप लगे थे तो इसका मुखरता से भी विरोध कर रहा था। भागवत ने आगे कहा कि ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू समाज खड़ा हो सकता है और समय की आवश्यकता भी है। यह किसी के विरुद्ध नहीं है। संघ पूरे दृढ़ता के साथ आपसी भाईचारा व शांति के पक्ष में खड़ा है। संघ राष्ट्र विचार का प्रचार प्रसार करते हुए समाज को संगठित शक्ति रूप में खड़ा करने का काम कर रहा है। यदि हिंदू समाज के संगठन का काम यही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विद्यामंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसी माह के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में केवल 10 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर 36 से 48 घंटे तक लगातार चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्य अपनी राय रखेंगे। किसी खास मुद्दे को लेकर यह अपनी तरह का पहला विशेष सत्र होगा। इस विशेष सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज देश की सभी विधानसभाओं को भेजे जाएंगे। साथ ही में इसे संरक्षित भी किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी मिल सके। विशेष सत्र बुलाने के पीछे मंशा यह है कि देश दुनिया को पता चले कि यूपी को 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य को सभी सदस्यों के साथ बैठक इसकी कार्य योजना तैयार करने को कहा है। वे चाहते हैं कि चर्चा उसी तरह से हो जो गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को विशेष सत्र में हुई थी। उस चर्चा को संयुक्त राष्ट्र ने खूब सराहा था। सीएम की मंशा है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में सदन को अवगत कराए। कोरोना काल में देश के गरीब की असाधारण ढंग से मदद करने के लिए विश्व बैंक की भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने गरीब और जरूरतमंदों की जिस तरह मदद की वो तारीफे काबिल है। विश्व बैंक ने गरीब एवं पारस्परिक समृद्धि रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दूसरे देश को भी भारत के साथ सबक लेना चाहिए। उन्हें भारत की तरह कदम उठाना चाहिए और गरीबों को सब्सिडी बजाय नकद प्रत्यक्ष हस्तांतरण करना चाहिए। विश्व बैंक ने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ती है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुखों ने कहा कि महामारी के कारण गरीब देशों में गरीबी बढ़ चुकी है। इन देशों में ऐसी अर्थव्यवस्था सामने आई जो अधिक अनौपचारिक है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो, और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ।
Amazon के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर Amazon खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। अब से ठीक एक साल बाद 2023 में अक्टूबर के महीने में चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आदि पुरुष की फिल्म को लेकर विवाद गर्मा चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यदि आदि पुरुष के विवादित दृश्यों को हटाया नहीं जाएगा तो कानूनी कार्यवाही करने पर विचार करेंगे। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में कथित अनियमितता के आरोप की जांच का आदेश दिए जाने बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गुजरात के वडोदरा में भीषण हादसे की खबर सामने आई है। वायुसेना स्टेशन दारजीपुरा के पास एक ऑटो रिक्शा और ट्रेलर टक्कर हो चुकी। शहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी आमने सामने है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रैली करेगा और 5 अक्टूबर को होने वाली इस रैली को दोनों रैलियों के गुट आमने सामने कल आ चुके थे। शिंदे गुट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी किया था और बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में लोगों को आने का आह्वान भी किया था। इस वीडियो में बाल ठाकरे की आवाज है और जिसमें कहा गया था कि शिवाजी, शिवसेना और हिंदुत्व का भगवा झंडा हमेशा फहरता रहेगा। साथ ही में ये बताया गया कि सभा के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और प्रेरणादायक भाषण भी दिए जाएंगे। शिवसेना में प्रतिद्वंदी खेमे के रूप में दशहरा रैली में भी जमकर एक दूसरे पर बयानबाजी हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स मैदान में पहुंचे थे और शिवाजी पार्क मैदान में अपनी जनसभा आयोजित करके अनुमति दी गई है, लेकिन शिंदे गुट ने बीकेसी मैदान में आयोजित किया था। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक प्रताप सरनाईक और उनके गुट के अन्य नेताओं के साथ बीकेसी मैदान पहुंचे थे और भव्य दशहरा रैली को संबोधित किया था। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। अब से ठीक एक साल बाद 2023 में अक्टूबर के महीने में चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर राजस्थान पर है। कांग्रेस के नेता लगातार जहां सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी सितंबर में एक ही महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान में लाकर चुनावी मोड एक्टिवेट कर चुकी है। राजस्थान सबसे बड़ा कांग्रेस शासित राज्य है। ऐसे में कांग्रेस इसे धोखा खोना नहीं चाहती और बीजेपी हर हाल में 2023 में राजस्थान में लौटना चाहती है। मगर इस चुनाव को लेकर जब दोनों पार्टियों की तैयारी और उनके रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत नजर आती है। चुनाव के दौरान परिस्थितियां और परिणाम क्या होंगे कोई नहीं जानता, मगर
ऐसी हालात में बीजेपी की तैयारी कांग्रेस के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रही है। बीजेपी एक तरफ बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ही आपसी कलह से नहीं उभर पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस में अब तक पूरे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त कर नहीं सकी है। वहीं जिला स्तर की कार्यकारिणी तो अभी दूर की बात है, लेकिन राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक हालातों का ध्यान रखते हुए और नजर डालते हैं दोनों पार्टियों की ग्राउंड रियलिटी पर क्या फिलहाल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संग्राम अभी भी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे में विधायकों को अपने पक्ष में लामबंद करते जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि गहलोत के इस्तीफे की पेशकश पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा, लेकिन विधायक दल की बैठक में समांतर बैठक भी जारी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपने वाले विधायकों के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में अब तक कोई निर्णय जाहिर नहीं किया है। विधानसभा अध्यक्ष की चुप्पी के इस इस्तीफे की संख्या और वैधानिकता को लेकर संशय बरकरार है। मध्य प्रदेश में आदि पुरुष की ट्रेलर को लेकर विवाद गर्मा चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यदि आदि पुरुष के विवादित दृश्यों को हटाया नहीं जाएगा तो कानूनी कार्यवाही पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद फिल्म के निर्माता ओम राउत को पत्र लिखेंगे। आपत्तिजनक दृश्यों को दूर करने को कहा गया है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का 3D टीजर जारी होने वाला था और जब से श्री राम की नगरी अयोध्या में ओम राउत के निर्देशन में बन रही फिल्म का 2D टीजर जारी किया गया है, तभी से मेकर्स को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के पोस्टर जारी होने के बाद ही फिल्म में प्रभास और सैफ अली खान के लुक को ट्रोल किया जा रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले ही मेकर्स और स्टारकास्ट का कई गलतियों की वजह से फिल्म के फ्लॉप होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में हनुमान जी के वस्त्रों को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आदि पुरुष का ट्रेलर मैंने देखा हुआ है और फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के केंद्र बिंदु को जिस स्वरूप में दिखाया गया है वह अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी के वस्त्र चमड़े के दिखाए गए हैं। हनुमान जी के चित्रण में अलग से कहा गया है कि कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। इसमें इनके सभी वस्त्र बताए गए हैं। यह आस्था पर कुठारघात है। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला दृश्य था। गृहमंत्री ने कहा कि फिल्म के निर्माता ओम राउत को पत्र लिख दिया है और इस तरह के दृश्यों को हटाया जाए। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। आदि पुरुष टीजर ने नेटिजन्स को निराश कर दिया है। ओम राउत द्वारा निर्देशित पहले टीजर में भगवान राम के रूप में प्रभास, रावण के रूप में सैफ अली खान और सीता के रूप में कृति सनन है और लक्ष्मण के रूप में सन्नी सिंह मौजूद है, लेकिन
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम में उसे लॉन्च किया गया था। टीजर अभी सभी गलत कारणों से चर्चा में भी है। कुछ लोगों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन कई लोगों ने खराब दृश्य के वजह से इसकी आलोचना भी की है। इतना ही नहीं, फिल्म में लंकेश की भूमिका निभाने वाले सैफ, उनकी उपस्थिति नेटिजन्स के साथ अच्छी नहीं है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुगल आक्रमणकारी तैमूर उर्फ तैमूर जैसा दिखता है। एक ट्विटर यूजर ने सैफ के लुक की तुलना खिलजी से की और लिखा, यह फिल्म रामायण का अपमान है और पहले रावण और हनुमान ने मुकुट क्यों नहीं पहना है। सैफ को किस तरह का हेयर कट दिया गया है। ऐसा लगता है कि खिलजी रावण से बुद्धिमान ब्राह्मणों में से एक था। उनके जन्मा कृपा हमारी भावनाओं को आहत करना बंद कर दे। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच का आदेश दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली में मुफ्त बिजली स्कीम रोकने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने इसे गुजरात चुनाव से भी जोड़ा। केजरीवाल ने ट्वीट किया, गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए भाजपा दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि आपने हर चीज पर इतना टैक्स लगा दिया है, इतनी ज्यादा महंगाई करके रखी हुई है कि लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों को बिजली की फ्री बांटने की बात करता हूं तो उन्हें थोड़ी राहत देता हूं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, वो भी आप रोकना चाहते हो, ऐसा सवाल खड़ा कर दिया। ये मैंने किसी हालत में नहीं होने दूंगा। और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में कथित बिजली घोटालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं। इसमें 4 से 5 बिंदु ऐसे हैं जिससे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इनमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण प्राइवेट कंपनियों के बकाया हो और केजरीवाल सरकार की प्रारंभिक बैठक में 3200 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी को माफ कर दिया गया है। ये प्रश्न उठता है कि क्यों किया गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों को बिजली में जो छूट देने की बात की गई है वो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई। केंद्र सरकार की तरह डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि लेट फीस के नाम पर प्राइवेट कंपनी को 18% वसूल करने का अधिकार भी दिया गया है, तो वही कंपनी लेट फी के लिए दिल्ली सरकार को केवल 12% ही क्यों दे रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनियों के बोर्ड में सरकारी अधिकारी नामित होते हैं, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के 2 पदाधिकारियों और अपने सांसद के एक बेटे को नामित किया है। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो भी काम करती है उसकी मंशा उसमें बड़े भ्रष्टाचार की होती है। शराब के लाइसेंस का कमीशन बढ़ाया और उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया। ये आपके पाप सामने आ रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले की शराब के खुमार में डूबे हुए भाजपा के कार्यकर्ता की ऑटो में बैठकर पुलिस से तकरार करने वाले स्वघोषित स्वयंभू कट्टर ईमानदार। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नवनिर्मित एम्स का उद्घाटन किया है। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ मौजूद रहे। 1470 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स का आधारशिला साल 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। यह एम्स भी 240 एकड़ में फैला हुआ है। दावा है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस इस अस्पताल से पहाड़ में भी 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और डायलिसिस की सुविधा मिल पाएगी। अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, MRI आदि जैसे आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक मशीन भी अस्पताल में मौजूद है। गंभीर रोगों से उपचार के लिए भी राज्य के लोगों को PGI, चंडीगढ़ एम्स या पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने बिलासपुर लुहणु मैदान में विजयादशमी पर रणसिंगा फूंककर विजय का संखनाद किया। पीएम मोदी का सीधा इशारा विधानसभा चुनाव की ओर रहा। मोदी ने जयराम ठाकुर के कार्यों की सराहना की व उन्हें बधाई भी दी। बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ मेडिकल डिवाइसेस पार्क और पिंजौर नालागढ़ 4 लेन की आधारशिला रखी। दोपहर बाद 3 बजे मोदी दशहरा महोत्सव में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ जी व अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद लिए। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में मेडिकल पर्यटन का भी संभावना है। देश और दुनिया के लिए हिमाचल आरोग्य व पर्यटन का हब बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बारामूला के प्रोफेसर शौकत अली मीर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया। बैठक में नागरिक प्रशासन, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और जम्मू कश्मीर और केंद्र की खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ शामिल रहे। इससे पहले उन्होंने राजौरी जनसभा को भी कहा कि पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों के साथ ही आजादी के 70 साल भी अब तक अनन्य हुआ है। अब से पहले इन समुदायों को आरक्षण नहीं मिलता था। 370 हटाकर अनुसूचित जनजाति यानी कि ST आरक्षण का रास्ता खुला गया है। जस्टिस शर्मा के आयोग ने इन तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही गुज्जर बकरवाल व पहाड़ियों के अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कश्मीर के 2 परिवारों के साथ कांग्रेस को कटघरे में लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की बदहाली के लिए यही जिम्मेदार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला रैली पर रवाना होने से पहले सुबह कश्मीर में सुरक्षा संबंधी मामलों को जानने के लिए पुलिस, सेना, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। सुरक्षा शीर्ष अधिकारियों को जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए आतंकवाद विरोध अभियान तेज करने का निर्देश देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नए जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू व कश्मीर में रहने वाले लोग वास्तविक लोकतंत्र का स्वाद चख सके और शांति का लाभ उठाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। गृह मंत्री ने खुफिया आधारित आतंकवाद विरोधी अभियानों पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया करने के लिए अभियान तेज करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है। साल 1925 में दशहरा के दिन महाराष्ट्र के नागपुर में RSS की स्थापना हुई थी। नागपुर में रेशम बाग में संघ वार्षिक विजयादशमी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या को संशोधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ यदि यह के बिना ही संशोधनों का निर्माण किया बढ़ता है तो इसे बोझ बन जाता है। एक और दृष्टिकोण है जिसमें जनसंख्या को एक संपत्ति माना जाता है। हमें दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए जनसंख्या नीति पर काम करने की जरूरत है। भागवत ने कहा कि उदयपुर की घटना के बाद मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने भी रोष जताया है। अधिकांश मुस्लिम समाज का
यह स्वभाव बनना चाहिए। हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसी घटना घटने से पर हिंदू पर आरोप लगे तो भी इसका मुखरता विरोध करता है। भगत ने आगे कहा कि ना भय देत काहू को ना भय जानता, ऐसे हिंदू समाज खड़ा हो यही समय की आवश्यकता है। यह किसी के विरोध नहीं है। सुसंघ पूरे दृढ़ता के साथ अपनी भाईचारा और शांति के पक्ष में खड़ा है। संघ राष्ट्र विचार का प्रचार प्रसार करते हुए पूरे समाज को संगठित शक्ति के रूप में खड़ा करने का काम कर रहा है। यदि हिंदू समाज के संगठन का काम है। मध्य प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। यही माह के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में केवल 10 खरब डॉलर व्यवस्था को लेकर 36 से 48 घंटे तक लगातार चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्य अपनी राय रखेंगे किसी खास मुद्दे को लेकर। यह अपनी तरह का पहला विशेष सत्र होगा। योगी ने विधान परिषद में नेता सदन केवल प्रसाद मौर्य को सभी सदस्यों के साथ बैठकर इसकी कार्य योजना तैयार को कहा है। वह चाहते हैं कि चर्चा उसी से तरह हो जैसे कि गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 में विशेष सत्र में हुई थी। उस वक्त चर्चा को संयुक्त राष्ट्र ने खूब सराहा था। कोरोना काल में देश के गरीबों की असाधारण ढंग से मदद करने के लिए विश्व बैंक ने भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरे में भारत ने गरीब और जरूरतमंदों की जिस तरह मदद की है वह तारीफ के काबिल है। विश्व बैंक ने गरीब एवं पारस्परिक संबंध रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दूसरे देश को भी भारत से सबक लेना चाहिए। उन्हें भारत की तरफ कदम उठाना चाहिए और गरीबों को सब्सिडी की बजाय नकद प्रत्यक्ष हस्ताक्षर करना चाहिए। विश्व बैंक ने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ी है। वर्ल्ड बैंक ने प्रमुख ने कहा कि महामारी के कारण गरीब देशों में गरीबी बढ़ गई है। इन देशों में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं सामने आई है जो अधिक अनौपचारिक है। ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां सामने आई जो कमजोर है और ऐसी वित्तीय प्रणालियां अधिक ही जो कम विकसित है। इसके बाद भी कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी काल में कामयाबी पाई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रात को बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। ये बस 50 बारातियों को लेकर हरिद्वार के लालढांग से काठगांव जा रही थी। सिमटी गांव के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। रात का वक्त था, गहरी खाई और मुश्किल पहाड़ी हालात। बारातियों के रेस्क्यू में यह बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन रेस्क्यू टीम से पहले स्थानीय लोग पहले से घटनास्थल पर पहुंच गए। इन्हें इलाके की जानकारी थी पर गहरी खाई का डर भी था, लेकिन मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाकर बारातियों को ढूंढ रहे थे। एसडीआरएफ की टीम हादसे के करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंच पाई। इससे पहले स्थानीय लोग और पुलिस में मिलकर 9 लोगों को बचा चुका था। एक चश्मदीद ने बताया कि जब हमने मोबाइल की लाइट में बारातियों को खोजना शुरू किया तो कुछ शव ऐसे दिखे जो कई टुकड़ों में बट चुके थे। कई घायल भी थे जिन्हें वक्त पर अस्पताल ले जाया गया, इलाज मिल गया। कुछ और रिपोर्ट्स में घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी बताई गई है। एक रिपोर्ट में दूल्हे की कार चला रहे ड्राइवर ने कहा कि जब हम लौट रहे थे तब कार के सामने सांप आ गया। ड्राइवर ने कहा कि मैंने ब्रेक मार दिया, इसके बाद पीछे आ रही बस ने हमें ओवरटेक किया। 14 मिनट बाद ही वह खाई में गिर गई थी। मुंबई के बांद्रावली की लिंक पर एक तेज रफ्तार कार खड़ी एम्बुलेंस से जा टकराई। टक्कर ने इतनी जोरदार थी कि 5 लोगों की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। घटना देर रात 3:30 बजे की है। दरअसल इससे पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस इस हादसे में घायल लोगों को लेने आई थी। रोड के किनारे जब उन्हें बिठाया जा रहा था तभी एक कार आई और उन्हें रौंदी चली गई। इसके बाद एम्बुलेंस सहित 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बांद्रावली से लिंक पर गाड़ियों की मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे रहना अनिवार्य। यह वजह है कि यहाँ चलने वाली ज्यादातर गाड़ियां 100 से ज्यादा की स्पीड में चलती हैं। जिस कार से सबसे पहले टक्कर मारे उसकी रफ्तार तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। हालांकि अभी पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट किया, मुंबई से बांद्रावली से लिंक पर हुए हादसे में लोगों की मौत से आहत हो जो लोग घायल हुए हैं वे शीघ्र स्वस्थ होंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ट्वीट कर घर में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। इस बीच श्रीनगर पुलिस ने भी उन्हें आरोप पर सफाई पेश की है। प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं।
सुबह शाह ने श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के संग सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी। वह कश्मीर घाटी के बारामूला में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने नजरबंद का दावा किया है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर दरवाजे पर लगे ताले का फोटो दर्शाते हुए दिखा। गृह मंत्री कश्मीर में सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। मैं केवल एक कार्यकर्ता की शादी के लिए पटन जाने के लिए घर में नजरबंद हूँ। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है तो कोई आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राजनीति में नया मोड़ आ सकता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की यह तीसरी यात्रा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के उत्साह के बीच अमित शाह की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। ऐसी संभावना है कि कश्मीर दौरे के पहले दिन अमित शाह गुर्जर और बकरवाल समुदाय से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले साल चुनाव हो सकते हैं, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को चुनाव से जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। अमित शाह शाम करीब 5 बजे जम्मू में गुर्जरों, बकरवाल और यहां राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी की। इसके अलावा अमित शाह रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की अर्चना पूजा करने के बाद 4 अक्टूबर को सुबह राजौरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। सेना के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई है। इस दुर्घटना की वजह से हुई है, कभी इसका कारण सामने नहीं आ सका है। सेना के अधिकारी के अनुसार यह दुर्घटना सुबह 10 बजे के आसपास हुई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद वहां राहत बचाव टीम मौके पर पहुंच गई। फिर तो गंभीर रूप से घायल पायलट को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। दोनों पायलट में एक लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। दूसरे पायलट का इलाज चल रहा है। अभी दुर्घटना का कारण पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। यहाँ एक घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। ब्लास्ट में मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान गिर गया। मकान गिरने से मलबे में परिवार के करीब 6 सदस्य दब गए। पुलिस की टीम मलबे में दबे 4 लोगों को बाहर निकाल लिया है। अस्पताल में 10 माह की बच्ची, 2 साल का लड़का और 2 लोगों मिलकर कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। एक अन्य महिला का हाथ कट गया है, जिसके दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति पार्टी कर दिया है। सीएम केसीआर ने दशहरे के अवसर पर अपनी राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया है। राष्ट्रीय पार्टी घोषित किए जाने के बाद दौरान शहर में जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। केसीआर टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने का फैसला हम सभी बैठक में लिया गया। टीआरएस जनरल बॉडी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। पार्टी की कार्यकर्ताओं ने फैसले का जश्न मनाया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने के चंद्रशेखर राव के नई पार्टी बनाने का फैसले को अपना समर्थन दिया है। यह एसोसिएशन, जिनकी दोनों तेलुगु राज्यों में लगभग 250 इकाइयां है, इसमें 10 लाख से अधिक सदस्य, सभी ने सर्वसम्मत के एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी घोषणा करने से पहले विवाद को घेरे में आ गई है। वारंगल में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता राजमाला श्रीहरि ने स्थानीय लोगों को शराब की बोतल और मुर्गा बांटे। मौके पर लोगों को बांटने के लिए भारी मात्रा में शराब और मुर्गा रखे हुए हैं। इसके जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। नजर करते हैं हेडलाइन पर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर चुकी। ये बस 500 भारतीयों को लेकर हरिद्वार के लाल डांग से कड़ा गांव जा रही थी और सिमड़ी गांव के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके घर में नजरबंद कर लिए जाने का आरोप लगाया।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। हादसे में एक पायलट की मौत हो चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति पार्टी कर लिया। सीएम के समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत अति गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में एक सड़क हादसे में हुई लोगों की मौत पर दुख जताया। उनके परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मदद की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट के मुताबिक वड़ा प्रधान ने कहा कि वडोदरा जिले में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संपन्न परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के स्वस्थ लाभ की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री फंड से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ज्ञात हो कि वडोदरा शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर ट्रक से एक 3 पहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 60 लोगों की मौत हो चुकी थी और 7 अन्य घायल हुए थे। स्थानीय प्रशासन ने हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देश में 5G लॉन्च कर दी है और उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान से मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कई बिजनेसमैन की मौजूदगी में 5G सर्विस की शुरुआत की थी। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण के साथ राज्यों के आईटी मंत्रियों का डिजिटल सम्मेलन 1 अक्टूबर को आयोजित किया था और वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया था और इस दौरान 5G का लोकार्पण भी किया था। जियो यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। रिलायंस जियो ने भारत में 5G लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी जियो की 5G सर्विस का बीटा ट्रायल कर दशहरे से शुरुआत कर दी थी। यह सर्विस देश के 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू कर दी। अभी यह सर्विस ऑन इन्विटेशन पर है और मौजूदा जियो यूजर्स में सब कुछ चुनिंदा यूजर्स को इन सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए इनवाइट कर भेजा गया है। यूजर्स को इनके साथ वेलकम ऑफर भी मिलेगा और जिसके तहत यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5G डाटा भी मिलेगा। यह सर्विस ऑफ इन्विटेशन है और मौजूदा जियो यूजर्स में कुछ चुनिंदा यूजर्स को इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए इनवाइट भेजा जाएगा। यूजर्स को इसके साथ वेलकम ऑफर भी मिलेगा जिसके तहत यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेगा। 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है। वी केयर यानी कि हमें आपका ख्याल है। जियो का ट्रू 5G इसी मूल मंत्र पर बना हुआ है। इसके तहत जियो 5G कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, कौशल विकास और छोटे मध्यम और बड़े उद्यमों को स्मार्ट होम और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में प्रमुख रूप से फोकस करेगी। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4200 रुपया। आज इतना ही डेटा
सवा सौ रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब करीब 4000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। 500 फीट गहरी खाई में 50 भारतीयों के साथ भरी बस खाई में गिरने की सूचना मिली थी और चुनौती थी रेस्क्यू की, क्योंकि अंधेरा और मुश्किल पहाड़ी इलाका था और गहरी खाई में खुद को गिर जाने का डर भी चालक को था। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू टीम से 2 कदम आगे निकल चुके थे और वो रोल भी निभाया, जिसके बिना जिंदगियों को बचाना मुश्किल था। हादसे में 25 की मौत हो चुकी है, लेकिन 21 जानें बचाई गई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर चुकी थी और 500 भारतीयों को लेकर हरिद्वार से लालडांग के कड़ा गांव में जा रही थी। गहरी खाई और मुश्किल पहाड़ी हालात भारतीयों में रेस्क्यू में बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने पहले स्थानीय लोगों पहुंच चुके थे और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद इलाके को भी जानकारी दी गई थी और गहरी खाई का डर जो सामने था उसमें सभी रेस्क्यू करने में लगे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम हादसे के करीब 2 घंटे के बाद पहुंची थी और स्थानीय लोग और पुलिस लोगों को बचाने में जुटी हुई थी। वहां के लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल की लाइट में भारतीयों को खोजना शुरू कर दिया था और कुछ शव मिल रहे थे और कई के टुकड़े बट चुके थे। कुछ और रिपोर्ट्स में घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी बताई आई। एक रिपोर्ट में दूल्हे की कार चला रहे ड्राइवर ने कहा कि जब हम लौट रहे थे तब कार के सामने सांप आ गया। ड्राइवर ने कहा कि मैंने ब्रेक मार दिया था, इसके बाद पीछे आ रही बस ने हमें ओवरटेक कर लिया। चंद मिनट के बाद ही खाई में बस गिर चुकी थी। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक तेज रफ्तार कार खड़ी थी और एम्बुलेंस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार लगी थी कि 5 लोगों की मौत हो गई है और 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। दरअसल इससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और एम्बुलेंस इस हादसे में घायल लोगों को लेने पहुंची थी। रोड के किनारे जब इन्होंने बैठाया जा रहा था तभी एक कार आई और उनको रौंदती हुई चली गई। इसके बाद एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियों आपस में टकरा गई। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था और इसमें देखा जा रहा है कि वहां पर खड़ी गाड़ियों को पास लोग खड़े थे और तेज रफ्तार से कार ने टक्कर मारी थी। पहले एक्सीडेंट रात को 3 बजे हुआ था और कार डिवाइस से टकरा चुकी थी। एम्बुलेंस ने मदद के लिए वहीं पे पहुंची थी और उसके बाद यह हादसा हुआ था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ट्वीट करके खुद नजरबंद किए जाने पर आरोप लगाया था। इस बीच श्रीनगर पुलिस ने भी इस आरोप का खंडन किया और सफाई पेश की। प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और इसी बीच ये ट्वीट सामने आया था और लिखा था कि गृह मंत्री कश्मीर में सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता की शादी में जाना चाहती हूं और नजरबंद हूं। अगर एक पूर्व सीएम के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है तो आम आदमी की दुर्दशा क्या होगी। और उसके सामने रीट्वीट करते हुए श्रीनगर पुलिस ने जवाब दिया। श्रीनगर पुलिस ने लिखा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम दोपहर 1 बजे पट्टन जाने के लिए आपको सूचित करते हैं और ये जो तस्वीर आपने पोस्ट की है वो तस्वीर गेट के अंदर की है और ताला वहीं के स्थानीय लोगों ने लगाया है। नवरात्रि के दौरान कश्मीर की घाटी में राजनीति में नया मोड़ आया था, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक की जम्मू कश्मीर की मुलाकात पे थे। 370 की समाप्ति के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की यह तीसरी यात्रा थी
और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के उत्साह के बीच गृह मंत्री ने ये जो यात्रा की वो अहम मानी जा रही है। ऐसी संभावना है कि कश्मीर दौरे से पहले अमित शाह गुर्जर और बकरवाल समुदाय से मिले थे और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस दौरे के बाद चुनाव से जोड़ा भी जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद अलग अलग रैली को भी संबोधित किया था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। हादसे में एक पायलट की मौत हो चुकी है। सेना के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है। यह दुर्घटना किस वजह से हुई है अभी इसका कारण सामने नहीं आया। सेना के अधिकारी के अनुसार यह दुर्घटना सुबह 10 बजे के आसपास हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद वहां राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल पायलटों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में अस्पताल में ले गया गया। दोनों पायलट में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है और दूसरे पायलट का इलाज जारी है। अभी दुर्घटना का कारण पता नहीं चल पाया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। सांसद रामकृपाल यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में सेना के चीता हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर से विमान के पायलट व सेना के सभी जवानों को सकुशल होने की प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ एक घर में गैस सिलेंडर फटने से बच्चों को समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। साथ में ही ब्लास्ट में मकान पूरी तरह से जमींदोस्त हो चुका था और सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती किया। लोगों ने सामने रेस्क्यू में शामिल थे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर में मौजूद थे। परिवार की महिला रसोई में खाना बना रही थी और इसी दौरान अचानक सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान गिर चुकी थी। मकान गिरने के मलबे में परिवार के करीब 6 सदस्य दब चुके थे। खबरें और भी है राष्ट्र प्रथम के साथ आप देखते रहिए। हमारा वेबसाइट पे भी आप खबरें देख सकते हो। उसका पता है www.kalamkartavya.com। कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।